सो अभी आप कितना AUM मैनेज करते हो बजाज AMC में? एज ऑफ लास्ट मंथ हम 32,000 करोड़ मैनेज करते हैं। उसमें लगभग 60-40 का स्प्लिट है बिटवीन इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम। निमेश चंदन आज के हमारे गेस्ट है निमेश चंदन, बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट के CIO। आज हम डिकोड करेंगे बाय द रूमर सेल द न्यूज के कोर कॉन्सेप्ट को और बिहेवियरल फाइनेंस के कोर कॉन्सेप्ट्स को जिससे पैसा बनाया जा सकता है। तो कौन से सेक्टर्स में आपको लगता है अपॉर्चुनिटीज है आज इंडिया में? मटेरियल्स में हम बुलिश हैं, मेटल्स एंड सीमेंट पे। इंडस्ट्रियल्स में ऑटो एंसिलरीज, डिफेंस एंड ऑन पावर सेक्टर। कभी कभी क्या होता है कि कोई कंपनी का अर्निंग्स बहुत पॉजिटिव आया बट वही दिन वो स्टॉक का प्राइस 5% डाउन, 6% डाउन, या कुछ केसेस में छोटे कंपनीज में 10-11% डाउन भी होता है। तो वो आप कह रहे हो कि मे बी प्राइस दिन होगा और जिसको प्रॉफिट बुक करना है अभी वो लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, बट मेरे जैसे आम आदमी को पता कैसे चलेगा कि ये प्राइस दिन है या नहीं? AI में सिल्वर कैसे यूज होता है? एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में सिल्वर का यूजेज होता है, तो बिकॉज ऑफ दैट इट इज द डिमांड हैज गॉन अप। So I was just going through the Bajaj Finserv large and mid cap fund. So I was just checking the 1 year return was -3.09% and उसके पहले 2025 में the 1 year return was 10.31%. This was basically underperforming the benchmark by -2.27% in 2026. So any reasons in terms of what happened or like what went wrong? हम क्या करते हैं कि हर फंड को हम एक डिफरेंट स्टाइल से चलाते हैं। जैसे कि हमारा फ्लेक्सी कैप फंड है। तो अभी क्या हुआ था आपको भी पता है, जैसे 2 महीने पहले कि IT इंडेक्स जो है निफ्टी का बहुत ज्यादा क्रैश हो गया था बिकॉज ऑफ द एंटायर AI बबल व्हिच वाज देयर। सो नाउ हाउ टू अंडरस्टैंड एट दिस मोमेंट कि ये जो AI की वजह से IT में डिसरप्शन आया है एट दीज वैल्यूएशंस, वेदर दैट इज प्राइस्ड इन और नॉट? वेरी इंटरेस्टिंग। बिफोर वी स्टार्ट, जिन लोगों को आपके बारे में नहीं पता है तो आप उनको इंट्रोड्यूस कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कुशल फॉर इनवाइटिंग मी यहाँ पे इस पॉडकास्ट में। क्विक इंट्रोडक्शन मेरे बारे में ये है कि आई हेल फ्रॉम अ गुजराती फैमिली एंड मुझ तक तो सारे जितने भी मेरे भाई कजिन सब थे, सब फैमिली बिजनेस में ही गए। मैंने ही सोचा कि फाइनेंस में आके, इन्वेस्टमेंट्स में आके जॉब करनी है एंड अब 26 साल पूरे हुए इन द बिजनेस। पहले 5 साल मैं रिसर्च एनालिस्ट का रोल मैंने लिया था फॉर अ कंपनी नेम स्ट्रेटेजिक कैपिटल। उसके बाद बिहेवियरल फाइनेंस के बारे में मैंने सीखा और मैंने सोचा कि अगर म्यूचुअल फंड में नहीं आऊँगा तो इन्वेस्टमेंट कभी नहीं सीखूँगा। आई केम टू म्यूचुअल फंड्स। सो म्यूचुअल फंड में अब 21 साल पूरे हुए हैं यहाँ पे और बजाज में एज अ CIO अभी मैंने 4.5 साल कंप्लीट किए। सो अभी आप कितना AUM मैनेज करते हो बजाज AMC में? एज ऑफ लास्ट मंथ हम 32,000 करोड़ मैनेज करते हैं। उसमें लगभग 60-40 का स्प्लिट है बिटवीन इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम। वाओ! एंड आपने बेसिकली 4.5 साल पहले बजाज AMC जॉइन किया था। ओके, सो 4 एंड हाफ इयर्स में 32,000 करोड़ यू आर सेइंग। एक्चुअली विद इन 3 इयर्स बोल सकते हैं, क्योंकि पहला साल तो एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस और सब सेटअप करने में गया। हमने फंड्स लॉन्च किए जुलाई ऑफ 2023 से। सो आप ये सोचिए कि 3 साल में ही 32,000 करोड़। खुशी होती है देख के कि हमें इंस्टीट्यूशनल एज वेल एज रिटेल इन्वेस्टर्स का इतना सपोर्ट मिला, कि उन्हें हम पे इतना ट्रस्ट है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स हमारे पास पार्क किए नहीं होंगे। सो जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ क्या होता है कि लेट्स से अगर स्टॉक लोअर सर्किट पे गया एंड 3 या 4 दिन वो कंटिन्यूअसली लोअर सर्किट पे है, तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है एंड देन उनको सेल करना होता है बिकॉज़ उनको लगता है कि अभी ये और लोअर सर्किट पे जाएगा और लोअर सर्किट पे जाएगा। एंड देन जब वो सेल करते हैं अल्टीमेटली, तभी वही दिन से वो स्टॉक या तो अपर सर्किट जाता है या तो वो ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इज़ दिस लाइक a fallacy again? Yeah, is this also like in behavioral finance or what should be done here? जनरली प्राइस मूवमेंट माइंड को इम्पैक्ट करते हैं और आपको सोचने में मजबूर कर देते हैं कि मैं सही हूं या गलत हूं। मार्केट में ऐसा कहा जाता है कि क्राउड इज राइट ऑन ट्रेंड्स बट रॉन्ग एट एंड्स। Oh wow. यानी कुछ समय तक क्राउड जो है
कुछ आइडियाज़ डिस्कवर करता है तो उसे बाय करते हैं। फिर धीरे-धीरे लोग उसमें जुड़ते हैं आइडिया में, तो एक ट्रेंड बन जाता है, अपवर्ड ट्रेंड बन जाता है। फिर एक समय आता है जब सब लोग एक्साइटेड हैं उस स्टॉक के बारे में, वो ग्लैमर स्टॉक बन चुका है, बट उसके वैल्यूएशन इतने हाई हो गए हैं कि अगर कुछ छोटा-सा भी नेगेटिव आता है, तो वो स्टॉक शार्पली गिर जाता है। ऑपोज़िट भी होता है, कुछ स्टॉक के बारे में लोग बेयरिश हैं, लोग बेचते जा रहे हैं, बेचते जा रहे हैं, बेचते जा रहे हैं, वो नीचे जा रहा है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो इतना अंडर वैल्यूड हो जाता है कि अगर उसमें थोड़ी-सी भी अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो अपर सर्किट या फास्ट मूव ऊपर करता है। ये मार्केट का नेचर है। हम मार्केट के बारे में कहते हैं ना कि एक पेंडुलम है। तो पेंडुलम एक स्पीड से एक तरफ जाता है, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ग्रीड या फ़ियर में वो पीक होके फिर वो रिवर्स की तरफ जाता है। अब ह्यूमन माइंड का ऐसा है कि वो प्राइस देख के ये सोचने कन्विक्शन कम हो जाते हैं कि अगर मैंने लिया है और नीचे सर्किट लग रहा है, इंक्वायरी करनी चाहिए कि क्यों सर्किट लग रही है? कुछ बिज़नेस में चेंज हुआ है, मैनेजमेंट में चेंज हुआ है, ऐसा क्या हो गया जिससे कंपनी के प्रॉफिट्स या फ्यूचर के बारे में कुछ चिंता है? तो ऐसा नहीं है कि आपको स्टॉप लॉस नहीं लगानी है, बट जस्ट बिकॉज़ प्राइस गिर रहा है, आप बेच रहे हो, तो यू आर एक्टिंग आउट ऑफ फियर, नॉट आउट ऑफ फंडामेंटल्स। सेम वे अपर सर्किट भी जब लगती है तो लोग एक्साइट हो जाते हैं। कुछ मेरे दोस्त भी ऐसे हैं, जो अपर सर्किट लग रही है स्टॉक को चेज़ करते हैं। फिर अल्टीमेटली उन्हें उसी दिन मिलता है जब सर्किट खुल जाती है और फिर नीचे लगना शुरू होती है। बट फंडामेंटल रिसर्च करके अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं, वो सॉल्व हो सकते हैं। There's also one more interesting chapter in your book, buy the rumor, sell the news. तो इसका क्या मतलब है? How do we buy the rumor? How do we sell the news? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। आपने काफ़ी डिटेल में देखा है मेरी बुक्स को। अ, आपने इतनी इंटरेस्टिंग किताब लिखी है तो डिटेल में तो देखना चाहिए ही। थैंक यू सो मच। अ, कोई भी इवेंट अगर देखते हैं, मैंने इस आर्टिकल में लिखा था कि इलेक्शंस या आरबीआई पॉलिसी या बजट, यूनियन बजट या कुछ आ रहा है। कुछ इवेंट्स ऐसे ये जो इवेंट्स हैं, ये ऐसे इवेंट्स हैं जहाँ पे डेट लोगों को पहले से ही पता होती है कि इस डेट पे आने वाला है। अब इवेंट तक लोगों को जो भी उस इवेंट से एक्सपेक्टेशन है, वो ऑलरेडी स्टॉक प्राइसेस में वो पोज़ीशन बिल्ड करना शुरू करते हैं या उससे स्टॉक प्राइस पे प्रभाव आना शुरू हो जाता है। जैसे कि एज़ अ जस्ट एन एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि यूनियन बजट आने वाला है और मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को बूस्ट देगी और एग्री स्टॉक्स जो हैं, वेदर फर्टिलाइज़र स्टॉक्स हों, पेस्टिसाइड के स्टॉक हों, सीड कंपनी के स्टॉक हों, वो अच्छा करेंगे। शायद रूरल से रिलेटेड कुछ फाइनेंस कंपनीज़ हों, वो सब भी अच्छा करेंगी, ट्रैक्टर कंपनीज़ या वो सब अच्छा करेंगी। तो मेरे जैसे बाकी लोग भी सोच रहे हैं कि हाँ, ये हो सकता है। तो लोग उसे बिल्डअप करना शुरू करते हैं कि चलो, ये अगर अनाउंसमेंट आती है, तो स्टॉक प्राइस ऊपर जाएँगे। तो बिकॉज़ क्राउड उसे बाय करते जा रहा है, वो इवेंट तक पहुँचते-पहुँचते वो स्टॉक प्राइसेस ऑलरेडी ऊपर पहुँच जाते हैं। अब सपोज़ ऐसा होता है कि वो इवेंट में वो अनाउंसमेंट नहीं है, तो स्टॉक गिरने हैं क्योंकि लोग डिसअपॉइंट होके बेचेंगे। मेनी अ टाइम्स वो अनाउंसमेंट आती है, तो भी ऑलरेडी प्राइस में उसके वैल्यूएशन सब आ चुके हैं। तो जो लोग ये इवेंट तक वेट कर रहे थे, वो प्रॉफिट बुक करना शुरू करते हैं। अब नया कोई इंडिकेशन है नहीं, तो बेयर्स भी उसमें आ जाते हैं शॉर्ट करने के लिए कि हाँ, अभी तो अनाउंसमेंट हो गई, अब तो लोग बेच रहे हैं। तो ऐसा होता है कि अ, रूमर्स पे स्टॉक ऊपर गया और जब न्यूज़ आई, अच्छी न्यूज़ है, हुँ। लेकिन स्टॉक पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई। सिमिलर अपोज़िट भी होता है, कभी-कभी ये लोग सोचते हैं कि लोग ये सोचेंगे कि बजट में टोबैको पे टैक्सेशन बढ़ने वाली है, तो उसे बेचते जाओ, बेचते जाओ, बेचते जाओ। फिर जिस दिन वो टैक्सेशन बढ़ती है, लोग ये सोचते हैं कि इतनी बुरा भी नहीं है क्योंकि वैल्यूएशन तो अब आ गया है, तो फिर उसमें शायद अप मूव भी आ जाए। अ, इवेंट्स पे ट्रेड करना या इन्वेस्ट करना, पीपल हैव टू बी केयरफुल कि क्या ऑलरेडी प्राइस्ड इन है।
लोग ऑलरेडी अपनी पोज़ीशन उसमें बना चुके हैं या नहीं, वो देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नहीं, बट ये अभी मुझे पता कैसे चलेगा कि प्राइस्ड इन है या नहीं? फॉर एग्ज़ाम्पल 2014 की इलेक्शन में जब हुए थे, तब आई थिंक इलेक्शन जब बीजेपी आई थी पावर में एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज़ डिक्लेयर्ड एज़ द प्राइम मिनिस्टर, तभी इतना कुछ मूवमेंट नहीं हुआ था वो दिन जी। मार्केट्स में। एंड आई थिंक यही एग्ज़ाम्पल आपने आपके बुक में भी लिखा था। और सेकंडली अगर ये कॉन कॉल अर्निंग्स की मैं बात करूँ, जैसे हर एक कंपनी के अर्निंग्स के रिज़ल्ट्स डेट्स होते हैं एवरी क्वार्टर। जिस दिन रिज़ल्ट आता है, कभी-कभी क्या होता है कि कोई कंपनी का अर्निंग्स बहुत पॉज़िटिव आया, बट वही दिन वो स्टॉक का प्राइस 5% डाउन, 6% डाउन, या कुछ-कुछ केसेज़ में छोटे कंपनीज़ में 10-11% डाउन भी होता है। तो वो आप कह रहे हो कि मे बी प्राइस्ड इन होगा और जिसको प्रॉफ़िट बुक करना है, अभी वो लोग प्रॉफ़िट बुक कर रहे हैं। बट मेरे जैसे आम आदमी को पता कैसे चलेगा कि ये प्राइस्ड इन है या नहीं, ये स्टॉक के प्राइस में? सो 2 इवेंट देखते हैं। एक जो इवेंट्स डिक्लेयर्ड हैं जैसे इलेक्शन। अब 2014 में इलेक्शन की डेट सबको पता थी, काउंटिंग की डेट सबको पता थी। इट वाज़ अ हिस्टोरिक विन मोदी जी के लिए एंड बीजेपी के लिए इन 2014। 30 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन उस दिन मार्केट वाज़ पॉजिटिव ओनली 1%, खुला ऊपर था, बट इट एंडेड ओनली 1% पॉजिटिव। और रेस्ट ऑफ द मंथ, पूरा महीना, नेक्स्ट जो 10-12 दिन का ट्रेडिंग था, वो उस लेवल को ब्रीच नहीं कर पाया। बट अगर आप इलेक्शन जो रिजल्ट्स है, उसके पहले के हफ्ते अगर आप मूवमेंट देखें, तो मार्केट हैड अ स्ट्रॉन्ग रैली। क्योंकि जब एग्जिट पोल आना शुरू हो रहे थे, ऑलरेडी लोग उसको प्राइस इन कर रहे थे। तभी कुछ एग्जिट पोल ने ऐसा काफ़ी एग्जिट पोल ने ऐसा कहा था कि मेजॉरिटी अब बीजेपी को मिल जाएगी इसमें, या अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। तो मार्केट ने ऑलरेडी वो प्राइस इन कर लिया था। तो जिस दिन जब न्यूज़ आए, तो वही हुआ, बाय ऑन रूमर्स, सेल ऑन न्यूज़ जैसा हुआ। कंपनीज़ के जो रिजल्ट आते हैं, उसमें रिसर्च करना थोड़ा-सा और डिफिकल्ट है, बिकॉज़ आपको वो बिज़नेस के बारे में जानना ज़रूरी है। उस कंपनी के रिजल्ट एक्सपेक्टेशन क्या है, वो जानना ज़रूरी है। कभी-कभी हम देखेंगे हेडलाइन तो ऐसा बता रहा है कि कंपनी के जो मुनाफ़ा है वो 100% अप है, लेकिन स्टॉक प्राइस डाउन है, और हम ये सोच रहे हैं, अरे यार, 100% से ज़्यादा और क्या ग्रोथ चाहिए आपको? लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि 120% आएगा ग्रोथ, बिकॉज़ ऑफ एनी रीज़न, और 100% आया, तो उस हिसाब से भी मार्केट नीचे हो सकता है। या फिर कंपनीज़ कभी-कभी जो गाइडेंस अपना देती हैं, वो चेंज कर लेती हैं। यानी कंपनी का पिछला साल अच्छा रहा, तो आंकड़े अच्छे आए। बट इन द कॉन्फ्रेंस कॉल, कंपनीज़ मेनी अ टाइम्स इंडिकेट कि इस साल थोड़ा-सा टफ रहेगा, हमारी कॉम्पिटिशन बढ़ रही है, या प्राइसिंग हमारा प्रॉब्लम है। हाल ही में जो कुछ रिजल्ट आए, उसमें कुछ कंपनीज़ ने कहा कि गैस अवेलेबिलिटी नहीं है हमें। कुछ कंपनीज़ ने कहा क्रूड ऑयल जो प्राइसेस हैं हमारे, जो उससे लिंक्ड रॉ मटेरियल है, उसके प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो उस वजह से हमारे आगे जाके जो आंकड़े हैं, वो शायद अच्छे ना आएँ। हुँ। मार्केट टिपिकली ऐसा कहा जाता है कि 6 महीने आगे देखता है। वो पीछे के नंबर्स देख के प्राइसेस नहीं चलाता, आगे 6 महीने कैसे हैं उसके, वो देख के प्राइसेस चलाता है। एक और इसमें कॉन्सेप्ट मैं ऐड कर लूँ, सरप्राइज़। काफ़ी ऐसे रिसर्च पेपर्स हैं, इंटरनेशनली एंड डोमेस्टिकली भी हमने देखा है कि अगर कोई कंपनी पॉजिटिव सरप्राइज़ देती है इन नंबर्स, और ये मैं अभी अज़्यूम कर रहा हूँ कि गाइडेंस उनकी ठीक रहेगी आगे की। जब-जब कंपनीज़ पॉजिटिव सरप्राइज़ देती हैं, उस दिन भले ही जो मूवमेंट उसके अप एंड डाउन होते हैं, बट टिपिकली पॉजिटिव सरप्राइज़, अर्निंग सरप्राइज़ देने वाली कंपनीज़ टिपिकली कुछ समय तक उनके स्टॉक प्राइसेज़ ऊपर की तरफ रहते हैं, या आउट परफॉर्मिंग रहते हैं। 100% नहीं है, बट मेजॉरिटी उसमें। सेम कंपनीज़ जो नेगेटिव सरप्राइज़ दे रही हैं, और आई अज़्यूम के गाइडेंस इज़ अगेन न्यूट्रल, वो कुछ नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं या ऐसा कुछ। बट जो कंपनी नेगेटिव सरप्राइज़ देती है, कुछ समय तक वो स्टॉक प्राइसेज़ प्रेशर में ही रहते हैं। तो इसे कहते हैं पोस्ट अर्निंग्स अनाउंसमेंट ड्रिफ्ट। तो उस वजह से शॉर्ट टर्म में ट्रेडर्स जो हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं कि अगर ये कंपनी ने पॉजिटिव सरप्राइज़ दिया, तो ऊपर की तरफ रहते हैं, और नेगेटिव हुँ, रहता है तो हुँ। नीचे की तरफ।
कैन यू गिव मी एन एग्जांपल इन 2026 कि कौन-सा एक जियोपॉलिटिकल इवेंट हो रहा है एंड आपके हिसाब से ये करंट वैल्यूएशंस पे प्राइस्ड इन है या नहीं है? जियोपॉलिटिकल इवेंट्स तो वॉर के चल रहे हैं, राइट? अ, ऑयल प्राइसेस का अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, मैं अभी जब एनालिस्ट या इन्वेस्टर्स से काफ़ी लोगों से बात करता हूँ, तो मुझे ये कहते हैं कि अ, जुलाई के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएँगे क्योंकि ऑयल प्राइसेस ऊपर हैं। जो हमारे अभी जो रिजल्ट सीज़न है, वो अच्छी नहीं आएगी बिकॉज़ ऑफ दिस वॉर गोइंग ऑन। जून क्वार्टर के जो एंड के रिजल्ट्स जुलाई में आते हैं टिपिकली, अभी 3 महीने दूर हैं। तब तक अगर रिज़ॉल्व हो गई सिचुएशन, तो लोग जुलाई के नंबर्स इग्नोर करके सीधा एफवाई 28 फॉरवर्ड अर्निंग्स देखेंगे एंड स्टॉक प्राइस उस पे रिएक्ट करेंगे। तो अब अगर ये सीज़फायर ठीक से चल रहा है एंड ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसा लगता है कि जल्दी से रिज़ॉल्व हो जाएगी, तो जो क्राउड है, वो एक साथ रीसेट होगा फ्रॉम जुलाई नंबर्स जो नेगेटिव लग रहे हैं टू एफवाई 28 नंबर्स जो पॉजिटिव लग रहे हैं। तो उससे मार्केट को एक शार्प मूव आ सकता है। तो वो प्राइस इन नहीं हुआ है अभी तक। हाँ, ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट कुछ दिनों में सपोज़ ईरान की तरफ से कुछ अ, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि हम सीज़फायर या पीस एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हैं, आप इतना हमें कर दो। यूएस से अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ होते हैं एंड ऐसा मार्केट को लगेगा कि हम मिडल पाथ की तरफ मिल रहे हैं, तो मार्केट कैन बाउंस बिफोर द एक्चुअल पीस ट्रीटी इज़ साइन्ड। देन दे विल स्टार्ट बाइंग ऑन रूमर्स कि ठीक हो जाएगा सब। लेकिन अभी ये प्राइस्ड इन नहीं है। तो बेसिकली एक और चीज़ है, जैसे अगर मैं टेक स्टॉक्स की बात करूँ और एआई बबल की बात करूँ, तो अभी क्या हुआ था आपको भी पता है, जैसे 2 महीने पहले कि आईटी इंडेक्स जो है निफ्टी का बहुत ज़्यादा क्रैश हो गया था बिकॉज़ ऑफ द एंटायर एआई बबल व्हिच वाज़ देयर। सो नाउ हाउ टू अंडरस्टैंड एट दिस मोमेंट कि ये जो एआई की वजह से आईटी में डिसरप्शन आया है, एट दीज़ वैल्यूएशंस वेदर दैट इज़ प्राइस्ड इन और नॉट? वेरी इंटरेस्टिंग। जब टेक्नोलॉजी चेंजेस बड़े आते हैं, तब टिपिकली इन्वेस्टर्स उन कंपनीज को हायर वैल्यूएशन देते हैं जो इस टेक्नोलॉजी को या तो ला रही हैं या उससे पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो रही हैं। उन कंपनीज के वैल्यूएशन कम कर देते हैं जिन कंपनीज को इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है या इनके बिजनेस को कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। ऐसा डॉट कॉम में भी हुआ था, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी हुआ था। आपको याद है कि अराउंड 10-12 साल पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जब बात होती थी तो लोग ये कहते थे कि ये तो पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स तो बंद हो जाएंगे। जो सप्लाई कर रहे हैं इन कंपनीज को, जो ऑटो एंसिलरी बैटरी कंपनीज एंड ऑल दैट जो सप्लाई कर रही हैं इन पुरानी कार्स, आई मीन आइस इंजन को, पुरानी कार्स नहीं बोल सकते, आइस इंजन्स को, अ, उनके वैल्यूएशंस कम कर दिए। अर्निंग्स कम नहीं हुई उनकी, अर्निंग्स फिर भी चल रही थी। अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल तो एज़ अ ओवरऑल व्हीकल पॉपुलेशन का तो छोटा ही भाग है। लेकिन इतने सालों से लोग ये एंटिसिपेट करके कि इसका फ्यूचर कितना है, ज़्यादा नहीं लगता मुझे, तो ये इनके वैल्यूएशंस कम करते। अच्छा, ऑन द अदर साइड कुछ कंपनीज़ वर्ल्ड वाइड या जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती थी, वो जब लॉस कर रही तो भी उनके वैल्यूएशन हाई रहते थे। क्योंकि लोगों को लगता था अरे यही फ्यूचर है, अल्टीमेटली यही कंपनी जीतने वाली है, तो इसके वैल्यूएशन एकदम हाई कर। एआई में भी वही हो रहा है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि इन कंपनीज़ को नुकसान है, इन कंपनीज़ को बेनिफिट है। जिन कंपनीज़ को बेनिफिट है उनके प्राइसेज़ ऑलरेडी वैल्यूएशन हाई कर दिए। जो आईटी सर्विसेज़ कंपनीज़ हैं, उनके अभी तक आंकड़े खराब नहीं हुए। अभी भी कंपनीज़ अच्छे डिविडेंड, कैश फ्लोज़, बायबैक सब कर रही हैं। पर उनके वैल्यूएशन कंप्रेस कर दिए क्योंकि लोगों को डाउट है कि इनकी फ्यूचर क्या रहेगी। तो वैल्यूएशंस पे लोगों के एक्सपेक्टेशंस का एक प्रभाव पड़ता है। इसमें जो नैरेटिव्स या स्टोरीज़ होती हैं कि फ्यूचर में ये होने वाला है, ये कंपनी तो इसमें नहीं है, तो इसके वैल्यूएशन पे दबाव रहता है। और जिस कंपनी को ऐसा लगेगा अरे हाँ, ये देखो एआई का कुछ काम कर रहे हैं, इनके वैल्यूएशन हाई होंगे, क्योंकि ये फ्यूचर में विनर रहेंगे। तो होता है। समझना ये भी ज़रूरी है कि
जो टेक्नोलॉजी चेंजेस आ रहे हैं, प्रॉमिस और डिलीवरी के बीच कितना डिस्टेंस है, कितने सालों बाद आएगा, हाउ मच इट इज। एआई की वजह से एंड सम सिक्लिकल डाउनटर्न की वजह से हम आईटी में, आईटी सॉफ्टवेयर सर्विसेज में अंडरवेट ही रहे हैं हमारे पोर्टफोलियोज में, थिंकिंग कि इनके वैल्यूएशन पे भी प्रेशर आएगा और इनकी ग्रोथ रेट भी थोड़ी सी स्लो रहेगी, बिकॉज इनके जो क्लाइंट्स हैं यूएस यूरोप में, उन इकोनॉमीज पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है बिकॉज ऑफ हायर ऑयल प्राइसेस एंड थोड़ा सा स्लो डाउन जो दिख रहा है, तो उस वजह से हम अंडरवेट रहे हैं इसमें। तो आप बोल रहे हो कि आईटी सर्विसेज कंपनीज जो है, इनके भले ही ये लोग ग्रोथ कर रहे हैं रेवेन्यू वाइज़, प्रॉफिट वाइज़, बट दिस ग्रोथ विल नॉट बी सस्टेनेबल एंड आपको लग रहा है ये ग्रोथ कम हो जाएगी इन द नियर फ्यूचर? सी, कम तो हुई है, बट ये जो वैल्यूएशंस हैं उन पे दबाव रहेगा। वो कितना भी, ओके। अभी लोग वेट करेंगे कि ये नैरेटिव कब चेंज हो, कि इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज एआई का फायदा उठा के, अपने कॉस्ट कम करके, प्रोडक्टिविटी बढ़ा के अगर ग्रोथ दे रही हैं, हुँ। तो नैरेटिव चेंज हो जाएगा। बट इज़न्ट दैट हैपनिंग? अगर आप देखोगे तो टीसीएस ने भी ले-ऑफ्स अनाउंस कर दिए। फिर बाकी कंपनीज़ भी जो है आईटी सर्विसेज़ कंपनीज़ काफ़ी ज़्यादा ले-ऑफ्स तो अनाउंस कर ही रहे हैं डिस्पाइट हैविंग रेवेन्यू ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ। तो अगर वो हो रहा है मार्केट में तो डू यू थिंक कि अभी फिर लोगों को मतलब देखना चाहिए ये सेक्टर? सी, वैल्यूएशंस डेफिनेटली अट्रैक्टिव जोन पे आ गए हैं, बट इनकी जो ग्रोथ रेट है अभी भी थोड़ी स्लो है। एटलीस्ट एट बजाज म्यूचुअल फंड हम ये सोच रहे हैं कि अगर अ, बाकी सेक्टर्स में हमें ग्रोथ अच्छी मिल रही है एंड वी आर बुलिश ऑन द मार्केट, तो अपॉर्चुनिटीज दूसरे सेक्टर्स में, रैली के चांसेस दूसरे सेक्टर्स में ज्यादा है। तो कौन से सेक्टर्स में आपको लगता है अपॉर्च्युनिटीज़ है आज इंडिया में 2026 में? तो अ, इस लेवल पे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमें दिख रही हैं, तो आई जस्ट टॉक अबाउट पहले कुछ सिक्लिकल सेक्टर्स। वी आर एक्सपेक्टिंग के, देखिए, मार्केट की जो चाल है वो डिपेंड्स ऑन फोर साइकिल्स। एक होती है इकोनॉमिक साइकिल, जिसमें आपकी जीडीपी जीडीपी इन्फ्लेशन, वो देखते हैं। सेकंड होती है बिजनेस साइकिल और प्रॉफिट साइकिल। थर्ड होती है क्रेडिट साइकिल, दैट इज रिलेटेड टू बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। एंड चौथी होती है सेंटिमेंट साइकिल। अब इसमें से तीन साइकिल पॉजिटिव है। इकोनॉमिक साइकिल अपटर्न पे है, लास्ट ईयर हमारी जीडीपी ग्रोथ काफी अच्छी रही, इस साल के प्रोजेक्शंस अच्छे हैं एंड इंडिया कंटिन्यूज टू बी फास्टेस्ट ग्रोइंग अमंग द पीयर ग्रुप। बिजनेस प्रॉफिट्स भी आर एट अ राइज। FY 25 से 26 से 27 एवरी ईयर हमारा ग्रोथ रेट विल बी बेटर देन द प्रीवियस ईयर। तो इस बार तो अगर ये क्राइसिस ना होती तो एक्सपेक्टेशन थे निफ्टी के अर्निंग ग्रोथ 14 to 17% रहेंगे। अभी जो रिजल्ट सीजन चल रहा है उसमें फाइनल आंकड़े पता चलेंगे, बट वी शुड बी कंफर्टेबली एट अराउंड 9-10% अर्निंग्स ग्रोथ इन निफ्टी। तो 6% से 9% से 14% अगर ग्रोथ चल रही है, तो बिजनेस साइकिल जो प्रॉफिट साइकिल है वो भी ऑन अपटर्न है। क्रेडिट साइकिल भी ठीक से चल रही है। लास्ट ईयर इस समय क्रेडिट ग्रोथ 9 से 10% था, फिर दिसंबर तक चलते चलते 12 से 14% हो गया और अब कुछ 16% है। तो क्रेडिट साइकिल भी अपटिक पे है, लिक्विडिटी भी मार्केट में अच्छी है, इंटरेस्ट रेट भी कम है। तो ये तीन साइकिल्स जो है वो पॉजिटिव। व्हाट वी आर वेटिंग फॉर इज द सेंटिमेंट साइकिल। अब इससे हम बनाते हैं कि व्हाट आर द पोर्टफोलियो सेक्टर्स व्हिच आर लुकिंग गुड। जनरली जब इकोनॉमी, बिजनेसेस, क्रेडिट अच्छा कर रहा होता है, तो सिक्लिकल सेक्टर्स जैसे कि फाइनेंशियल्स, मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल्स, ये तीन इकोनॉमी से रिलेटेड हैं और वो अच्छा करते हैं। जो स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स हैं, जो साइकिल नहीं है बट एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेंड पे हैं, जैसे कि हेल्थ केयर, सम सेक्टर्स लाइक टेलीकॉम, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ये जो है वो लॉन्ग टर्म अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पे है। अच्छा, अभी मैं इनमें अगर सब सेगमेंट बना दूं, मैं मटेरियल्स में हम बुलिश हैं मेटल्स एंड सीमेंट पे। इंडस्ट्रियल्स में वी आर बुलिश ऑन ऑटो एंसिलरीज, ऑन डिफेंस एंड ऑन पावर सेक्टर।
इन फाइनेंशियल्स प्राइवेट बैंक्स के वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे हैं, एज़ वेल एज़ ग्रोथ जो है, वो कैपिटल मार्केट सेगमेंट में काफ़ी अच्छी है, कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स में। एंड सिलेक्टिवली हम बुलिश हैं ऑन इंश्योरेंस कंपनीज़। ऑन हेल्थ केयर सेक्टर हम बुलिश हैं ऑन यूएस जेनरिक्स, उनको करेंसी का भी फ़ायदा हो रहा है। सीडीएमओ या कस्टम ड्रग डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज जो हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। एंड डोमेस्टिक सेक्टर्स में फार्मा की तो ग्रोथ अच्छी है, हॉस्पिटल्स की भी ग्रोथ अच्छी है। तो ये सेगमेंट आ गए। टेलीकॉम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है क्योंकि बहुत ही उसमें कम प्ले है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, जैसे-जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, एंड आपने देखा होगा लास्ट ईयर में कंज्यूमर सेंटिमेंट को काफ़ी बूस्ट मिला है। इनकम टैक्स कट हुए, जीएसटी कट हुए, गोल्ड का एक वेल्थ इफेक्ट हुआ है, इंटरेस्ट रेट कट हुए जिससे ईएमआई कम हुई है। तो उस वजह से कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेगमेंट भी अच्छा कर रहा है। तो दीज़ आर गुड सेट ऑफ सेक्टर्स टू चूज़ फ्रॉम, जहाँ पे आप एक अच्छा 50 टू 70 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जो आपको अच्छी ग्रोथ दे सकते तो कंज़्यूमर डिस्क्रिशनरी में आप बता रहे हो कि जैसे ये सब इनकम टैक्स कट हुआ है, इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए, ईएमआईज़ कम हो गए एटसेट्रा एंड जीएसटी भी कट हुआ है। तो इससे बेसिकली कंज़्यूमर सेंटिमेंट्स इम्प्रूव हो गए एंड कंज़म्पशन बेसिकली इम्प्रूव हो गया। एंड व्हेन यू से कंज़्यूमर डिस्क्रिशनरी, सो व्हाट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज़ और व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड हियर? हैं। देखिए, इसमें हम क्या करते हैं कि कंज्यूमर में 2 पार्ट करते हैं हम। कुछ जो आपकी रोज़ की ज़रूरतें होती हैं, जो कंज्यूमर स्टेपल्स जैसे हम लोग कहते हैं, एफएमसीजी कंपनीज़ हैं, अ, ग्रोसरी स्टोर्स या वैसे वो लेते हैं, राइट? जो शॉप्स जो सिर्फ़ आपकी ग्रोसरीज़ पे डेली नीड्स के लिए आप करती हैं, वो एक स्टेपल, उनमें ज़्यादा उतार-चढ़ाव नहीं आते, उनकी जो वॉल्यूम ग्रोथ या कंज़म्पशन। जो दूसरा है, जो आपकी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, जो हाँ, आपकी जो बेसिक ज़रूरतों के बाद आप स्पेंड करते हो, जैसे आप कार्स ले रहे हैं, अ, शॉपिंग में आप ब्रांडेड क्लोथ्स, या अ, कुछ से बेसिक लेवल से आप हायर लेवल पे शिफ्ट हो रहे हैं इन कंजम्पशन में, एक बड़ा घर ले लिया आपने, तो और या फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी किसी चीज़ की। आप कुछ जैसे मुझे याद है कि 15-20 साल पहले मेरे पास हार्डली 2 या 3 पैर होते थे शूज़ के। एक फॉर्मल पहनते थे, एक स्पोर्ट्स पहनते थे। अब देखिए कितनी कैटेगरीज़ हो गई, अब तो अलग वार्डरोब बनते हैं शूज़ के भी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कंजम्पशन हैज़ गॉन अप। आप वैरायटी ऑफ कंजम्पशन हैज़ गॉन अप। आप बाद में अपग्रेड करते हैं फ्रॉम अनब्रांडेड टू ब्रांडेड या ब्रांडेड में एट अ बेटर लेवल। तो वो अ, इंक्रीमेंटल जो आप बाय कर रहे हो, दैट कम्स अंडर डिस्क्रिशनरी, जो आप पे है कि आपको कितना अपग्रेड करना है अपने आप को। तो दीज़ आर एरियाज़, एंड देयर आर मेनी कंपनीज़ जो एक एस्पिरेशनल ब्रांड्स हैं इंडिया में। तो वो आपको इज़ कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एज़ वी सेड, और उसमें आप देखिए नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। काफ़ी ज्वेलरी स्टोर्स ने अच्छे नंबर्स दिए हैं इस क्वार्टर। अभी जो ऑटोमोबाइल्स के नंबर रहे, कार रजिस्ट्रेशन, वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर, वो भी अच्छे, वॉल्यूम्स अच्छे हो रहे हैं वहाँ पे। तो कंज्यूमर इज़ ऑन अ अपटिक। अ, हाँ, वो ऐसा नहीं है, वो लॉन्ग टर्म स्टोरी है, वो हाथी की तरह मूव होता है। द गुड थिंग इज़ हाथी भले ही ज़्यादा फास्ट ना चले, वो बैकवर्ड मूव नहीं करता, वो चलते रहता है आगे। तो कंजम्पशन स्टॉक्स में दिस इज़ अ अपॉर्च्युनिटी। तो आपने बताया यूएस जेनेरिक्स जो है, उनको करेंसी का एडवांटेज मिल रहा है हेल्थ केयर सेक्टर में। तो क्या होता है यूएस जेनेरिक्स एंड कैसे इनको फ़ायदा मिल रहा है करेंसी का? एक्चुअली लास्ट कुछ डेकेड्स में, लास्ट 2 या 3 डेकेड्स में इंडिया जो है वो वर्ल्ड की फार्मेसी बन गया है। अगर आप देखें तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड रिसर्च कॉस्ट फार्मास्यूटिकल में अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है, और हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ भी हैं क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग की कि हम यूरोप, यूएस हर जगह एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जेनरिक्स टिपिकली हम किसको कहते हैं? कुछ मेडिसिन्स जो होती हैं, वो मेडिसिन्स पेटेंट के अंडर होती हैं कि आप उसे मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते क्योंकि उस किसी कंपनी को, कोई मल्टीनेशनल कंपनी को उसका पेटेंट दिया गया है कि कुछ साल तक, 10 साल, 15 साल या 20 साल तक सिर्फ़ वही कंपनी उसे मैन्युफैक्चर कर सकती है।
तो जब वो मेडिसिन वो टर्म खत्म होता है और ऑफ पेटेंट जाती है, तो उसे कहते हैं जेनरिक। तो वो ब्रांड से नहीं बिकती, फिर वो मेडिसिन के नाम से बिकती है। आपने देखा होगा कभी-कभी आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो कभी वो आपको ब्रांड लिख के देते हैं कि ये ब्रांड की मेडिसिन लेनी है, आप केमिस्ट के पास जाके वो ले लो। कभी-कभी वो जेनेरिक आपको लिख देते हैं पैरासिटामॉल ले लो। हुँ। तो पैरासिटामॉल तो केमिकल नेम है, उसका कोई ब्रांड नहीं होता, फिर आप कोई भी ब्रांड की, कोई भी कंपनी की वो पैरासिटामॉल की गोली आप खरीद सकते हैं। तो जब ये ऑफ पेटेंट होते हैं ड्रग्स, तो इंडियन कंपनीज को अपॉर्चुनिटी होती है कि ये लोअर कॉस्ट पे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर सकें एंड इसमें इंडिया हैज़ डन एक्सट्रीमली वेल। तो हम जो ये मेडिसिन एट अफोर्डेबल रेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वी बिकम लाइक अ फार्मेसी टू द वर्ल्ड एंड ये तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं, तो अगर करेंसी डेप्रिसिएशन होता है, तो उनको फ़ायदा होता है, उसके मार्जिन्स उनके बढ़ जाते हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंडिया के ही है। जो डॉलर में कमा रहे हैं, अब उनको ज़्यादा रुपीज़ मिल रहे हैं उसके, तो उसका हुँ, उनको हुँ। फ़ायदा होता है। तो बेसिकली इंडिया ये सब एक्सपोर्ट कर रहा है। यस, तो अगर मतलब डॉलर लेट्स से पहले 90 रुपीज़ था, अभी 97 रुपीज़ हो गया है, तो मुझे तो एक ही डॉलर मिल रहा है, व्हिच मीन्स कि पहले मुझे 90 रुपीज़ मिलता था, अभी मुझे 97 रुपीज़ मिल रहा है। जी, दैट्स द करेक्ट जी, अंडरस्टैंडिंग राइट? एब्सोल्यूटली। एंड आपने बताया कि ये यूएस जेनेरिक्स जो है, तो ये बेसिकली ऑफ पेटेंट जो दवाइयाँ है, तो अभी इनका इंडिया से एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ रहा है यस, टू व्हिच कंट्रीज़? यूएस एंड हम अक्रॉस द वर्ल्ड भेजते हैं ओके। एक्चुअली, बट यूएस मार्केट में हुँ, जो ये कंपनीज़ भेजती हैं, उनके वॉल्यूम्स और प्राइसिंग काफ़ी अच्छी रहती है, तो उससे ओके। उनको फ़ायदा होता है कि वहाँ पे एट अ क्योंकि यूएस में मेडिसिन कॉस्ट्स आर हाई जनरली, हुँ, तो ऑफ पेटेंट होने के बाद अगर हम सस्ते दाम पे भेज रहे हैं, तो इनकी कंपनी के मार्जिन अच्छे होते हैं हुँ, उसमें, ओके। तो उसको क्लोज़ली देखते हैं। बट सिमिलर सिचुएशन यूरोप में भी है। वहाँ पे भी प्राइस मे बी यूएस से थोड़े कम रहेंगे, बट वहाँ पे अच्छे दामों पे, अच्छे प्राइस पे हम मेडिसिन बेच सकते हैं। सो जस्ट सो दैट आई अंडरस्टैंड तो ये जो ऑफ पेटेंट वाली दवाई है, सो आर दीज़ लाइक केमिकल्स ओनली इन अ वे व्हिच वी आर एक्सपोर्टिंग टू द यूएस? मेडिसिन्स जो होती हैं वो वैसे तो केमिकल्स ही होती हैं, हुँ, एलोपैथी मेडिसिन्स आर केमिकल्स ओनली, बट सीधा डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी में केमिकल नहीं ले सकते। तो उन्हें सर्टेन कॉम्बिनेशंस बना के एक फॉर्मूलेशन बनाया जाता है, उनको ओके, एक टैबलेट्स बनाई गॉट इट। जाती है, उनका एक फॉर्मूलेशन बनाया जाता है और फिर वो एक्सपोर्ट होता है। हुँ, इंडिया में कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो केमिकल सेक्टर में हैं, या सिर्फ वो एक्टिव इंग्रेडिएंट बेचती हैं, व्हिच इज़ लाइक अ केमिकल ओनली, वो भी बेचती हैं, जो वहाँ पे फॉर्मूलेशन बना के बाद में वो बेच सकते हैं या किसी को सेल करके वहाँ पे हुँ, वो फॉर्मूलेटर को बेच के वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। बट इंडिया हैज़ अपॉर्च्युनिटी अक्रॉस द वैल्यू चेन। नई ड्रग्स की रिसर्च भी इंडिया में एट अ लोअर कॉस्ट होती है। ओके। बिकॉज़ ऑफ लोअर कॉस्ट पर साइंटिस्ट, हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं, वो एक स्मॉल किलो से लेके टन तक अच्छे प्राइस पे हम लोग एफिशिएंटली मैन्युफैक्चर करते हैं। तो और हमारे पास नेसेसरी अप्रूवल्स भी हैं एजेंसीज़ के। तो फ्रॉम द एंटायर चेन ऑफ हेल्थ केयर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, फ्रॉम रिसर्च से लेके उसकी जेनेरिक एक्सपोर्ट तक हमारे पास कंपनीज़ हैं जो ये काम करती हैं। और ये बाकी कोई कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा नहीं है? कंपटीशन है, कुछ-कुछ एशिया में ही कंपटीशन है, चाइना इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल एक बड़ा एक्सपोर्टर है इन चीज़ों का। बट उसमें भी बिकॉज़ ऑफ हमारी स्पेशलाइज्ड केमिस्ट्री, बेटर यूएसएफडी अप्रूव्ड प्लांट्स, एज़ वेल एज़ सम बेनिफिट कमिंग फ्रॉम करेंसी डेप्रिसिएशन, इन सब से हमें अब फ़ायदा हो रहा है ज़्यादा। तो वहाँ से भी कुछ प्रोडक्ट्स बिकॉज़ ऑफ सर्टेन रेगुलेशंस, बिकॉज़ ऑफ सर्टेन बेनिफिट्स आर मूविंग टू इंडिया। गॉट इट। सो टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल सेक्टर, सो यू सेड दैट प्राइवेट बैंक्स के वैल्यूएशंस आपको अट्रैक्टिव लग रहे हैं एंड कैपिटल मार्केट्स एंड इंश्योरेंस आपने बताया, तो लेट्स डबल क्लिक ऑन प्राइवेट बैंक्स। आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट आल्सो ऑफ बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड, एंड इसमें मैं देख रहा था 2026 में होल्डिंग्स जो शिफ्ट हुए वो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये जो स्टॉक्स है, आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक ने टॉप पोजीशन लिया है इन 2026 एज कंपेयर टू अदर बैंक्स। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आपको क्यों लग रहा है कि वैल्यूएशंस आर गुड, एंड व्हाट्स योर थीसिस ऑन प्राइवेट सेक्टर बैंक वैल्यूएशंस वर्सेस पब्लिक सेक्टर बैंक वैल्यूएशंस? स्टॉक स्पेसिफिक तो मैं या कमेंट नहीं कर पाऊँगा।
लेकिन जब आप बैंकिंग सेक्टर देखें, तो यू हैव टू लुक एट 3 थिंग्स। एक तो क्रेडिट ग्रोथ क्या है? सेकंड, एसेट क्वालिटी कैसी है? ये जो लोन दे रहे हैं, ये बैड लोन्स तो नहीं हो रहे हैं? उनकी रिकवरी कैसी है? प्रोविज़न कितनी करनी पड़ रही है? तो एसेट क्वालिटी देखनी है। थर्ड, आपको देखना है कि ये मार्जिन कितना बना रहे हैं। इनके पास कैपिटल कितना है, डिपॉज़िट कितनी जमा कर रहे हैं और कितने पे लेंड कर रहे हैं, ताकि इनका मार्जिन क्या है। सो 3 चीज़ें, क्रेडिट ग्रोथ, एसेट क्वालिटी एंड नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ये तीनों को देखना है। अभी पॉजिटिव हम इसलिए हैं सेक्टर पे बिकॉज़ क्रेडिट ग्रोथ एज़ ए, जैसे मैंने पहले कहा कि पिकअप हो रहा है। एसेट क्वालिटी अभी अच्छी है अक्रॉस बैंकिंग सेक्टर एंड थर्ड, जो मार्जिन्स जो हैं इनके, अब वो इम्प्रूव हो रहे हैं। लास्ट ईयर प्रेशर में थे, अब वो इम्प्रूव हो रहे हैं। तो इसलिए हम पॉजिटिव हैं। अब विद इन दिस हम क्या करते हैं कि कौन-सी कंपनी, बेस्ड ऑन दीज़ 3, उनको हम रैंक करते हैं कि कौन-सी कंपनी बेस्ट है इसमें, कौन से सेकंड नंबर पे है, कौन से थर्ड नंबर पे है, उस हिसाब से हम एलोकेट करते हैं। पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर में हम सर्टेन वैल्यूएशन गैप देख के ही डिसाइड करते हैं। एक्चुअली पैरामीटर्स तो सेम ही रहते हैं। एक्चुअली पास्ट फ्यू इयर्स में पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने काफ़ी अच्छा किया है। उनकी भी एक्चुअली देखा जाए तो री-रेटिंग हुई है और अ, जस्टिफाइड भी है, क्योंकि उनके जो नंबर्स हैं, एटलीस्ट जो लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनके नंबर्स अच्छे आए हैं। तो उनकी एक री-रेटिंग भी उसमें हुई है। अब हम क्या करते हैं, हर बैंक का एक बुल बेयर केस सिनेरियो बना देते हैं कि बुल केस में प्राइस कितना जाएगा, बेयर केस में नीचे कितना जा सकता है, और जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बेटर है, वहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं। एक पर्टिकुलर सेगमेंट प्राइवेट बैंक्स में, उससे भी छोटा एक सेगमेंट है कॉल्ड मिड साइज प्राइवेट बैंक्स, जहाँ पे काफ़ी ऐसी बैंक्स हैं जिनको अच्छा कैपिटल मिला है फॉरेन इन्वेस्टर्स से, या उन्होंने अभी कैपिटल मार्केट से रेज़ किए हैं और वहाँ पे बिज़नेस काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। कैपिटल जो होता है बैंक के लिए एक रॉ मटेरियल की तरह होता है, ओके? तो उस वजह से इनको ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ इनकी बढ़ जाती हैं। तो एक वेल मैनेज्ड बैंक है और जिनको कैपिटल अच्छा मिला है, उनकी ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स बेटर हो जाते हैं। मिड साइज बैंक में लास्ट ईयर में आपने देखा होगा काफ़ी ऐसी बैंक्स हैं जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने स्टेक लिया है और उस वजह से उनको एक फ्रेश कैपिटल इनपुट मिला है। कहीं पे मैनेजमेंट भी कुछ चेंज हुई है। तो वो देख के हम उस सेगमेंट पे भी मिड साइज प्राइवेट बैंक्स में भी हम सिलेक्टिवली बुलिश हैं। एंड इसमें आपने बताया कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो आपको इम्प्रूव होते हुए दिख रहा है इन द प्राइवेट सेक्टर जी। बैंक्स। तो क्या एग्ज़ैक्टली इसका रीज़न है? सी, बैंक्स क्या करती हैं, डिपॉजिट लेती हैं और फिर वो एक पर्टिकुलर लेवल पे वो लोन देती हैं। डिपॉजिट का भी एक रेट होता है, जिससे वो अट्रैक्ट करती हैं पब्लिक को कि हमारे पास आप पैसे रखिए। एंड सेकंड, लोन ऐसे रेट पे देना पड़ता है, कॉम्पिटिटिव रेट पे, जहाँ पे मार्केट में कॉम्पिटिशन है किसी कॉर्पोरेट को या किसी रिटेल क्लाइंट को लोन देने के लिए। तो ये जो डिफरेंस है कि कितने पे आप डिपॉजिट ले रहे हो, कितने पे आप लेंड कर रहे हो, रफली दैट इज व्हाट द नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है। अब ये ऐसा होता है कि ड्यूरिंग इंटरेस्ट रेट जब नीचे आ रहे होते हैं, तो कभी-कभी आपकी जो लोन आप दे रहे हो, वो उसके रेट जल्दी से गिरना शुरू होते हैं। बट डिपॉज़िट्स आपकी लंबी पड़ी हुई हैं, तो उसपे जल्दी से रेट चेंज नहीं होते। जब वो डिपॉज़िटर आएगा रिन्यू करने के लिए, तब उसको आप लोअर रेट दोगे कि भई अब इकोनॉमी में रेट्स नीचे आ गए हैं। तो फॉर टेम्परेरी क्या होता है कि जब रेट्स गिरना शुरू होते हैं, इकोनॉमी में आरबीआई रेट कट करना शुरू करती है, तो लोन में ठीक से पास ऑन हो जाते हैं, डिपॉज़िट में धीरे-धीरे करके पास ऑन होते हैं। तो फॉर टेम्परेरी वो जो मार्जिन्स हैं, वो प्रेशर में आ जाते हैं। फिर धीरे-धीरे डिपॉज़िट भी रिप्राइस होने लगती है नीचे, कैपिटल रेज़ होने लगता है, फिर ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ ओके। जाती है। ऑन द इंटरेस्ट रेट हाइक थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। लोन पहले रिप्राइस हो जाएँगे ऊपर और फिर ये डिपॉज़िट धीरे-धीरे हुँ, प्राइस होंगी। गॉट इट। वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो अभी आरबीआई का क्या चल रहा है? लाइक व्हाट इज़ द करंट रेपो रेट एंड गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या लग रहा है? लाइक इंटरेस्ट रेट्स क्या कैसे होने सो वाले हैं? हम अभी तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आरबीआई रेट्स जो हैं, वो स्टेबल ही रखेंगे, वो ओके। शायद चेंज ना करें। देखिए, आरबीआई देखता है कि इन्फ्लेशन पे क्या प्रेशर्स हैं, ग्रोथ पे क्या प्रेशर्स हैं, उस हिसाब से वो इंटरेस्ट रेट को चेंज करते हैं। अभी फ़िलहाल बिकॉज़ ऑयल प्राइसेज़ ऊपर हैं, इन्फ्लेशन शायद अब ऊपर की तरफ मूव करेगा। जब ये रेट्स पास ऑन होंगे, तब इन्फ्लेशन कैन गो अप
तो उस वजह से हमारा व्यू ये है कि इस साल शायद आरबीआई पॉज़ पे रहे, इंटरेस्ट रेट को चेंज ना करे। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन देख रहे हैं, जो काफ़ी हेल्दी लेवल पे है, वो हेल्दी रहेंगी। Okay. So I was just going through the Bajaj Finserv Large and Mid Cap Fund. So for 2026, so I was just checking the 1 year return was minus 3.09%, and उसके पहले 2025 में the 1 year return was 10.31 percentage. So this was basically underperforming the benchmark by minus 2.27% in 2026. So any reasons in terms of what happened or what it did, like what went wrong here? सो एट बजाज फिनसर्व एएमसी हम क्या करते हैं कि हर फंड को हम एक डिफरेंट स्टाइल से चलाते हैं। जैसे कि हमारा फ्लेक्सी कैप फंड है, इट इज़ बेस्ड ऑन ग्रोथ इन्वेस्टिंग। वो हम एक उसपे स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं कॉल्ड मेगा ट्रेंड्स इन्वेस्टिंग। तो दैट इज़ मोर ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी, उसमें हम ग्रोथ स्टॉक्स लेते हैं। लार्ज एंड मिड कैप फंड जो है हमारा इज़ बेस्ड ऑन मोट स्ट्रैटेजी, जहाँ पे हम कंपनीज़ के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को देखते हैं। एंड सो दैट इज़ इन अ वे देखा जाए तो क्वालिटी ओरिएंटेड स्टाइल। सेम हमारा जैसे मल्टी कैप है, इज़ बेस्ड ऑन वैल्यू स्ट्रैटेजी, वी कॉल इट कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग। तो वैसे तो हर फंड हमारा एक डिफरेंट स्टाइल पे है। तो लोग मुझे पूछते हैं कि आप क्वालिटी हाउस हो, वैल्यू हाउस हो, ग्रोथ हाउस हो, मैं सबको मज़ाक में ये कहता हूँ हम कॉमन सेंस म्यूचुअल फंड है, बट हर फंड की स्टाइल डिफरेंट रह सकती है। अब लास्ट ईयर में क्या हुआ है, ग्रोथ सेक्टर्स हैव डन एक्सट्रीमली वेल। उस वजह से आप हमारे फ्लेक्सी कैप फंड को देखेंगे तो इट इज टॉप ऑफ द चार्ट्स एवरीवेयर। लार्ज एंड मिड कैप फंड जो क्वालिटी स्टाइल ओरिएंटेड है, क्वालिटी वेंट थ्रू अ टफ टाइम ड्यूरिंग दिस फेज। उस वजह से वाइल लॉन्ग टर्म क्वालिटी हैज डिलीवर्ड फैंटास्टिक रिटर्न्स, बट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये वो क्वालिटी एज अ स्टाइल डिड नॉट परफॉर्म एज वेल एज अदर स्टाइल्स। तो अगर आप सिंस इंसेप्शन देखें तो ये फंड इज आउट परफॉर्मिंग इट्स बेंचमार्क बाय अ गुड मार्जिन, बट फॉर 1 ईयर जब ये क्वालिटी स्टाइल वाज अंडर प्रेशर, Hmm. तब वो स्लो रहा है। बट इस क्वालिटी स्टाइल में मीन्स इसमें ऐसी कंपनीज हैं जो लॉन्ग टर्म उनके बिजनेसेस जो हैं वो क्वालिटी बिजनेसेस, व्हिच मींस लॉन्ग टर्म कैश फ्लो जनरेशन अच्छा है उनका, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उनकी अच्छी है, उनके पास कुछ ब्रांड स्ट्रेंथ है या ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो वो अपने कंपटीशन से अच्छा फाइट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ कंपनीज जैसे कि पेंट सेक्टर में हैं या जहाँ पे कंपटीशन सडनली आ जाता है, तो कुछ प्रेशर आ जाता है बिज़नेस पे। फिर उनको शायद प्राइस कट करने पड़े या मार्जिन कट करने पड़े अपने वैसे। इस फंड में हम ऐसी कंपनीज चूज़ करती हैं जो कंपटीशन को ठीक से जवाब दे सकें या अपनी पोज़ीशन ठीक से होल्ड कर सकें। तो क्वालिटी स्टॉक्स क्यों टफ टाइम से गए इन द लास्ट 1 ईयर, क्या हुआ? सी एक साइकिल होती है हर हुँ। स्टाइल की, जैसे ग्रोथ, क्वालिटी, वैल्यू, हर चीज़ की एक पर्टिकुलर साइकिल रहती है। अब ड्यूरिंग आपने देखा होगा क्वालिटी एज अ स्टाइल आउट परफॉर्म सब्सटेंशियली बिटवीन 2008 एंड 2018। इनफैक्ट ड्यूरिंग कोविड आल्सो, यानी 2020 तक क्वालिटी एज अ स्टाइल डिड वेल। यानी मैं थोड़े हाई प्राइस देने के लिए तैयार हूं किसी कंपनी के लिए जहां पे आई एम श्योर कि बिजनेस बहुत अच्छा है, उसके कैश फ्लोज बहुत अच्छा रहेंगे, मुझे ज्यादा ग्रोथ नहीं चाहिए बट ये मेंटेन होना चाहिए, कैश फ्लोज, ग्रोथ, डिविडेंड्स, वो रिटर्न ऑन कैपिटल मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद फ्रॉम 2020 21 ऑनवर्ड्स वैल्यू एज अ स्टाइल पिक्ड अप, और लास्ट फ्यू इयर्स में ग्रोथ एज अ स्टाइल हैज डन वेरी वेल। तो ये एक ऐसा फेज रहा है वेयर क्वालिटी स्टॉक्स हैव बीन कंटिन्यूअसली बीइंग अंडर प्रेशर। वो जो आउट परफॉर्मेंस थी 2008 से लेकर 2020 तक, वो कुछ हद तक देन केम डाउन, बट वी आर ऑलरेडी सीइंग साइंस यहाँ पे कि थिंग्स आर अगेन टर्निंग अराउंड फॉर क्वालिटी एज अ इन्वेस्टमेंट स्टाइल। आप थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म देखें, जैसे मैंने कहा कि हर स्टाइल में आप पैसे बना सकते हैं। आई थिंक इट वाज लियो टॉल्स्टॉय हु हैड सेड कि एवरी हैप्पी फैमिली इज सिमिलर बट एवरी अनहैप्पी फैमिली इज हैप्पी अनहैप्पी फॉर देयर ओन रीजन, ऐसे कुछ था। इन्वेस्टमेंट में इट्स ऑपोजिट। इन्वेस्टमेंट में एवरी इन्वेस्टर, सक्सेसफुल इन्वेस्टर इज सक्सेसफुल फॉर हिज और हर ओन स्टाइल।
बट एवरी अनसक्सेसफुल इज कॉमन, इन मिस्टेक्स Hmm. कॉमन रहती हैं। Yeah. स्टाइल्स आप क्वालिटी, वैल्यू, ग्रोथ जो भी लें, आप लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होते हो, बट मिस्टेक्स जो हैं वो कॉमन है। जो सक्सेस फैक्टर्स हैं वो अलग अलग होते हैं। तो अगर ये सच है, तो आप ये सोचिए कि एज एन इन्वेस्टर कौन सी स्टाइल में भी जाना है। आपको ऐसे देखना है कौन सी स्टाइल आज अंडर परफॉर्म कर रही है, तो उसमें शायद अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, क्योंकि इट विल कम बैक एज द साइकिल। Hmm. स्टाइल विच हैज डन एक्सट्रीमली वेल, वो नियर टर्म एक करेक्शन ले सकती है। तो इट इज बेटर टू टाइम क्वालिटी राइट नाउ। Got it. And just in simple terms for people who don't know, so जैसे growth stocks वो होते हैं जहाँ पर let's say profits of the company are reinvested in the company itself and वो dividends ज़्यादा distribute नहीं करते। What would be quality and value stocks? तो quality stocks क्या क्या होते हैं? यस। सो हम टिपिकली क्वालिटी स्टॉक्स, जैसे मैंने कहा, वो देखते हैं कौन सी ऐसी कंपनीज हैं। ओके, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम थोड़ा सा डिफरेंटली। जो बिजनेस अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल बनाता है, जैसे कि मैंने 100 रुपए लगाए बिजनेस में और मुझे 50 रुपए की प्रॉफिट एवरी ईयर हो रही है, 50% कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल है। नेचुरली वो बिजनेस में कंपटीशन आ जाएगा, भाई सबको ऐसा ही बिजनेस चाहिए। हाँ, तो आप अकेले क्यों करो, बाकी लोग भी इसमें आ जाएंगे। और जैसे ही कंपटीशन बढ़ता जाएगा, क्या होगा, आपके कैश फ्लोज कम होते जाएंगे, प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि कोई कंपटीशन आके बोलेगा, अरे ये मैं आपको सस्ते में करके देता हूँ, यही काम जो ये आपको 50 रुपए चार्ज कर रहे हैं, मैं सस्ते में करके दूंगा आपको। तो या तो कंपटीशन आपके आपका मार्केट शेयर ले लेगा, या आपके प्रॉफिट शेयर ले लेगा। कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो हम कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जो कंपटीशन से अपने आप को बचा पाते हैं, बिकॉज या तो उनकी ब्रांड अच्छी है, या उनके पास कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो किसी और के पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ज्वेलरी ज्वेलरी स्टोर्स आपने देखी होंगी। मेनी अ टाइम्स लोग ये ज्वेलरी शॉपिंग के लिए जाएंगे, इतनी महंगी चीज खरीद रहे हैं, तो चलो ट्रस्टेड नेम के पास जाते हैं। भले वो थोड़े मेकिंग चार्जेस ज्यादा लेगा, लेकिन मैं ट्रस्टेड नेम के पास जाऊंगा। कोई और मुझे उसमें मेकिंग चार्जेस में डिस्काउंट दे रहा है, सस्ते में दे रहा है, लेकिन मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे भरोसा उस ब्रांड पे है, उस बिजनेस पे ट्रस्ट है एक। तो मैं उस तरफ जाऊंगा। तो दैट बिकम्स अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कि मैं प्राइस बढ़ाऊंगा तो भी लोग मेरे पास आएंगे, बिकॉज लोग मुझ पे क्वालिटी पे भरोसा करते हैं। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके पास एसेट्स अच्छे होते हैं, जैसे कि अ, किसी के पास, कोई मेटल कंपनी, इसके पास माइन खुद के है। मैं स्टील बना रहा हूँ, आयरन और कोल माइन मेरे पास, मेरे खुद के। मेरे जो कंपटीशन है वो बाहर से कहीं से खरीद रहे हैं। अगर मेरे खुद के माइन्स हैं, तो मेरी प्रॉफिट मार्जिन हमेशा उनसे ज़्यादा होगी। तो आई कैन डिफेंड, मैं प्राइस कम करके उन्हें तकलीफ दे सकता हूँ, जबकि वो शायद सर्वाइव ना कर पाएँ। तो ऐसे हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आइडेंटिफाई करते हैं। रिजल्ट क्या होना चाहिए उसका? इस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से कंपनी कंपटीशन से बेटर कैश फ्लो, बेटर रिटर्न ऑन कैपिटल, बेटर ग्रोथ दे सके मुझे। तो उनको क्वालिटी में हम डालते हैं कि दिस इज अ हाई क्वालिटी बिजनेस। देखिए, इसके बैलेंस शीट पे भी कैश है, उसके कैश फ्लोज भी अच्छे हैं। कैश फ्लो अच्छे में मुझे डिविडेंड भी अच्छे देगा, वो डिस्ट्रीब्यूट भी अच्छे करेगा, एंड लंबे समय तक ये बिजनेस चलता रहेगा। मुझे इसकी टेंशन नहीं है कि ये डी ग्रोथ में चला जाएगा। तो वैसे हम क्वालिटी बोलते हैं। वैल्यू, वैसे देखा जाए तो वैल्यू के डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। 100 रुपए की जो वैल्यू होती है कंपनी की, वो आज 50 रुपया स्टॉक प्राइस है, तो मैं वो ले लूं। लेकिन वैल्यू की डेफिनेशन लोगों ने अब काफी उसको माइक्रो सेगमेंट भी कर लिए हैं। टिपिकली क्या होता है, कुछ सिक्लिकल कंपनीज या कुछ टर्न अराउंड केसेस वैल्यू में इजीली फिट हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यही एग्जॉस्टिव लिस्ट है। वैल्यू इज ऑल्सो मेनी अ टाइम्स कॉल्ड अंडर प्राइस्ड। ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वालिटी कंपनी है जो एक्चुअली क्वालिटी इन्वेस्टमेंट में भी है, बट बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम, वो एक बहुत चीप स्टॉक प्राइस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, तो वो भी वैल्यू हो सकती है। तो वैल्यू का डेफिनेशन इज नॉट वेरी क्लियर, बट इन अ सिंपल वे इट इज कि अपनी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, उससे कुछ रीजन के लिए वो बहुत ही सस्ता ट्रेड कर रहा है, और मैं उसमें पिकअप कर रहा हूँ। तो ये हो गए ग्रोथ, क्वालिटी, वैल्यू।
और ग्रोथ वुड बी बेसिकली जो एग्रेसिव मतलब रेवेन्यूज़ एक्सपैंड करने में, प्रॉफिट्स एक्सपैंड करने में फ़ोकस्ड है एंड वो रीइन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, जो राइट? जो इमर्जिंग सेक्टर्स रहते हैं, हुँ, जो ऐसी कंपनीज़ जो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ जो चेंजेस ला रही हैं, अ, आप ये सोचिए एक ग्रोथ स्टॉक ऐसा होता है जिसकी वैल्यू जो है, जो वो वैल्यू क्रिएट करने वाला है शेयर होल्डर के लिए, वो फ्यूचर में ज़्यादा है। अभी उसके पास शायद एसेट्स या अभी उसके प्रॉफिट्स इतने बड़े नहीं हैं, बट फ्यूचर में देयर इज़ अ प्रॉमिस कि ये ज़्यादा ग्रो करेगा या ज़्यादा प्रॉफिट्स बनाएगा। उस वजह से आज मैं उसे ज़्यादा वैल्यूएशन दे रहा हूँ, उस फ्यूचर के लिए। हुँ, गॉट इट। The other fund, which was the star performer of 2026, was Bajaj Finserv Multi Asset Allocation Fund. यहाँ पर I think gold का allocation was increased from 10% to 18% and it also outperformed the benchmark by 5.47% in 2026. तो इसमें क्या thesis था? आपने gold का rally जो है वो right time पे capture किया था and what's your outlook on gold, silver, other commodities going forward? वेरी इंटरेस्टिंग। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में हम इक्विटी पोर्शन जो है वो 65% रखते हैं। बिटवीन नेट इक्विटी विल बी 60 टू 65%, जहाँ पे हम डिविडेंड यील्ड स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। फिर बाकी जो 35% है उसमें अबाउट 10-12% विल बी फिक्स्ड इनकम, बाकी गोल्ड रहेगा विच इज अबाउट 18 टू 20%। नाउ गोल्ड हमने बुलिश कॉल लिया था 2 years बैक। द रीजन वाज गोल्ड में दो ट्रिगर्स थे। एक, सेंट्रल बैंक्स वर बाइंग गोल्ड कि भाई डॉलर से हमें रिजर्व्स डाइवर्सिफाई करने हैं, तो उस वजह से सेंट्रल बैंक्स की बाइंग गोल्ड में बढ़ती गई एंड एट सम क्वार्टर्स वर्ल्ड में जितना गोल्ड ट्रेड हो रहा है उसमें 25-26% वाज बॉट बाय सेंट्रल बैंक्स। तो एक नया बायर आ गया गोल्ड में टू टेक इट अप। तो दैट वाज वन ट्रिगर। सेकंड क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन आती है वर्ल्ड में, तो गोल्ड इज अ गुड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। या फिर आप ये सोचते हो कि अगर सोच सकते हैं कि अगर डॉलर की वैल्यू नीचे जाएगी तो गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी, तो वो था। एक और रीजन भी है टिपिकली ट्रेडर्स का। जब अनसर्टेनिटी फियर वर्ल्ड में बढ़ जाता है तो लोग बाकी एसेट्स को छोड़ के गोल्ड में शिफ्ट हो जाते हैं जस्ट फॉर प्रोटेक्शन। मैं थोड़ी देर तक यहाँ पे हूँ, मुझे गोल्ड से प्रोटेक्शन मिलेगा। इट इज कंसिडर्ड टू बी व्हाट वी कॉल ए सेफ हेवन, कि मुझे डर लग रहा है कि इक्विटी के वैल्यूएशन गिर जाएंगे, बॉन्ड के वैल्यूएशन गिर जाएंगे, वॉर हो रही है, तो पहले गोल्ड में छुप जाओ। तो इन रीजंस की वजह से गोल्ड वाज डूइंग वेरी वेल। वी आर स्टिल हैविंग अ बुलिश स्टांस ऑन गोल्ड, इसलिए हमारी एलोकेशन इसमें ज्यादा है। अ, ज्यादातर ये जो सेंट्रल बैंक्स की जो बाइंग है वो ऑलरेडी अब प्राइस में है, बट एज अ सेफ हेवन इन अनसर्टेनिटी एंड अगेंस्ट द डॉलर और इन्फ्लेशन hedge, gold is still valuable. तो that is our view on gold. बट अभी सेंट्रल बैंक्स और तो बाय नहीं कर रही ना, इनफैक्ट सेंट्रल बैंक्स आर सेलिंग गोल्ड, राइट? देखिए कुछ सेंट्रल बैंक्स ने, आई थिंक इट वाज रशिया और सो, जिन्होंने कुछ सेलिंग की थी, बट ओवरऑल नेट नेट अभी भी बाइंग ही है। तो जनरली क्या होता है कि when war hits on the borders sometimes, तो central banks sometimes they sell, but those countries. But overall, डाइवर्सिफिकेशन इन योर फॉरेक्स रिजर्व्स वो तो सेंट्रल बैंक का चल ही रहा है। तो सम बाइंग इज ऑलवेज देयर, बट हाँ, आई थिंक रशिया ने कुछ सेलिंग की थी रिसेंटली। एंड एनी स्टांस ऑन सिल्वर? वेरी इंटरेस्टिंग। if you see changes in AI and using more gadgets, electronic gadgets and all that, में सिल्वर का यूज काफी होता है। सिल्वर का आप ये समझिए उसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक है, एक गोल्ड जैसा एक स्टोर ऑफ वैल्यू जैसा भी कैरेक्टरिस्टिक है प्रेशियस मेटल का, और एक इंडस्ट्रियल यूज भी है उसका। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू। इसीलिए सिल्वर जो है अब तक, जैसे मून है अर्थ की सैटेलाइट, ऐसे सिल्वर गोल्ड की सैटेलाइट बन के घूमता रहता है। उसके कभी कभी अंडर वैल्यूड, कभी कभी ओवर वैल्यूड, बट बिकॉज ऑफ चेंजेस इन ये यूज ऑफ सिल्वर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ग्रोथ इन द टेक्नोलॉजीज दैट आर हैपनिंग, सिल्वर का यूजेज बढ़ रहा है और सप्लाई इतना जल्दी ऊपर नहीं जाता। तो सिल्वर पे भी वी आर बुलिश।
जनवरी 2025 में हमने सिल्वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था हमारे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में। उसके बाद इट रैलीड मोर देन 100%। तो हमने कुछ प्रॉफिट्स बुक उसमें किए हैं। बट वी आर कीनली वॉचिंग सिल्वर एट अ सर्टेन रेशियो, वी ऐड सिल्वर। फिलहाल आई थिंक अराउंड 2% ऑफ द फंड इज इन सिल्वर। एआई में सिल्वर कैसे यूज़ होता है? So electronic, as number of components are increasing and electronics में uh, uh, any electronic gadgets में silver का usage होता है. तो because of that it is the demand has gone up and silver का supply, if I recollect correctly, has actually gone down 7% in the last few years. तो उस वजह से suddenly there is a pickup in demand but the supply has come down. तो उस वजह से there is a extra demand. हाँ, जब कुछ एसेट या कमोडिटी चलने लगता है तो उसमें ट्रेडर्स भी आ जाते हैं। तो कुछ हद तक आप ये देखिए जो $120 जो टच हुआ था, वो ट्रेडर्स भी है उसमें। तो उस वजह से भी हुआ था। आपका पर्सनल एसेट एलोकेशन कितना होगा? परसेंटेज वाइज़ कौन से एसेट क्लास में कितना? मेरा टिपिकली इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज़ हमेशा ज़्यादा रहता है। तो मेरा अबाउट समझिए कि 80% जितना एलोकेशन अप्रॉक्सिमेटली विल बी इन इक्विटीज़। एंड बाकी 20%? वो स्प्लिट होता है, ज़्यादातर फिक्स्ड इनकम है और गोल्ड में है। नो रियल एस्टेट? नहीं, मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करता, समहाउ मुझे नहीं समझ में आता। क्योंकि रेंटल यील्ड्स एंड ऑल काफ़ी कम है इसलिए अप्रिसिएशन ज़्यादा नहीं हो रहा है। नहीं, समझ में नहीं आता। सो आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट रियल एस्टेट, लेकिन हाँ। मैं जो चीज़ मैं ठीक से कर सकता हूँ, मैं हुँ। उसी पे ज़्यादा कॉन्संट्रेट करता हूँ। या फेयर, दैट्स अ वैलिड पॉइंट। कोई अगर एक 21 ईयर ओल्ड ये वीडियो देख रहा है, उसके पास 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करने के लिए आज, तो एसआईपी अगर शुरू करनी है, तो कौन से कैटेगरी ऑफ फंड्स से शुरू करना चाहिए? ये एलोकेट कैसे करूँ? 10,000 कितना रुपए कौन से फंड में डालना चाहिए? आपकी नीड्स, आपकी रिस्क प्रोफाइल उस पे वो ज़्यादा मायने रखता है फर्स्ट तो। अगर आप किसी से एडवाइस ले सकें या खुद आप ये स्टडी करके अपना एसेट एलोकेशन बनाएँ, तो दैट इज़ बेटर। बट मैं एक ब्रॉड प्रिंसिपल अगर आपको दे दूँ तो अ, अगर आप शुरू कर रहे हैं, तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप थीमैटिक फंड्स या बहुत ही कॉन्सन्ट्रेटेड फंड्स में ना हो। फ्लेक्सी कैप फंड्स या मल्टी कैप फंड्स पे अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो दैट इज़ अ गुड स्टार्ट। मैं ये नहीं कहूँगा कि दिस इज़ द थिंग टू डू, बट इट इज़ अ सजेशन। क्योंकि सिर्फ फ्लेक्सी कैप फंड है, उसमें फंड मैनेजर बहुत ही फ्रीली अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस थीम्स, अक्रॉस मार्केट कैप्स मूव करके आपके लिए ऑप्टिमल पोर्टफोलियो हमेशा बना के रखता है, जो आपको अ, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो फंड मैनेजर चिंता कर रहा है आपके लिए और वो आपको फ्लेक्सिबली मूव कर रहा है। अगर आप कोई थीमैटिक फंड लेते हैं या कोई नैरो सेक्टरल फंड लेते हैं, तो वॉलेटिलिटी एक तो ज़्यादा होती है उसमें, सेकंड फिर फंड मैनेजर को जो आप फंड्स दोगे, वो उसी सेक्टर में डालेगा। अगर उसे नेगेटिव भी व्यू है उस सेक्टर पे, वो आपको एडवाइस कर सकता है कि इस सेक्टर फंड अभी शायद ये सेक्टर फंड ना चले, बट वो कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। उसे उसी सेक्टर में इन्वेस्ट करने। तो कुछ हद तक अ, टाइमिंग द मार्केट एंड अ, एलोकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ जाती है कि मैंने ये चूज़ किया है ये। तो फर्स्ट बिगिनर्स के लिए अगर आप बेसिक कैटेगरीज़ जैसे कि फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप अगर वो चूज़ करें, तो आपको एक बहुत अच्छा डाइवर्सिफाइड एक्सपोज़र मिल सकता है। लॉन्ग टर्म फ़ोकस रखें, अ, शॉर्ट टर्म पे फ़ोकस ना करें। इट टेक्स एफर्ट क्योंकि ब्रेन जो है ना वो इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन चाहता है। मैंने अगर कुछ चीज़ ₹100 में ली है, तो वो बस ऊपर ही जानी चाहिए, थोड़ी देर के लिए भी नीचे नहीं आनी चाहिए। मार्केट तो नहीं जानता आपने ₹100 में ली है कि वो वहीं पे खड़ा रहे या ऊपर जाए। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि ये अ, आपके लिए एक लॉन्ग टर्म फोकस इज़ इम्पोर्टेंट। पेशेंस इज़ द एंट्री प्राइस फॉर दिस। स्टॉक मार्केट रिटर्न अच्छे बना रहा है। हिस्टोरिकली अगर आप देखें 40 साल से इंडियन स्टॉक मार्केट्स हैव गिवन 14%
काइंड ऑफ कंपाउंडिंग, उसमें अगर डिविडेंड यील्ड ऐड कर दो तो 15% कंपाउंडिंग, यानी ऑलमोस्ट एवरी 5 साल पे पैसे डबल हो रहे हैं। तो इतना पैसा बन रहा है, कोई फीस नहीं है इसकी, एक ही फीस है, पेशेंस। अगर आप वो देने के लिए तैयार हैं, तो आपको इस मार्केट में, ये मार्केट आपको अच्छी वेल्थ क्रिएशन जर्नी बना के देगा। तो फेयर टू अज्यूम दैट इक्वल एलोकेशन कर देना चाहिए फ्लेक्सी कैप, मल्टी एसेट, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप में? वो तो आपके ऑडियंस पे मैं छोड़ता हूँ कि हुँ। उनको क्या ज़्यादा पसंद है, बट ये कैटेगरीज़ गॉट डेफिनिटली इट। रिकमेंडेड है। सो अगर किसी के पास ₹10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करने के लिए है, तो गाइडेंस उनके लिए है कि थीमैटिक सेक्टरल फंड्स में स्टार्ट मत करो, बिकॉज़ दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ नॉट रेलेवेंट फॉर देम, बट फ्लेक्सी कैप, मल्टी एसेट, मल्टी कैप और लार्ज एंड मिड कैप में इक्वल एलोकेट कर दो 25% ईच, 2,500 पर मंथ, जस्ट टू स्टार्ट द एसआईपी म्यूचुअल फंड जर्नी। Got it. Amazing. Thank you so much for doing this. This was amazing, very insightful. Last question, which is a tricky one. अगर आप मेरी शूज़ में होते हैं, अगर आप निमेश चंदन को इंटरव्यू कर रहे होते, what is one question you'd like to ask him towards the end? अ, मैं तो कॉम्प्लीमेंट देता, क्वेश्चन नहीं पूछता लास्ट में। नहीं, जस्ट किडिंग। आई थिंक आपने एक्चुअली कवर बहुत कुछ कर लिया है। जो बिहेवियरल जो मैं लिखता हूँ उस पे आपने बहुत अच्छे से कवर किया है। एक चीज़ शायद अ, मैं बता दूँ कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इन्वेस्ट किया है फ्रॉम सितंबर 2024, उसके बाद मार्केट नीचे रहा है। लमसम इन्वेस्ट किया है तो डेफिनिटली नेगेटिव में है। एसआईपी में इन्वेस्ट किया तो शायद आपके ज़्यादा रिटर्न नहीं बने, रिटर्न बने हैं, बट आपके एक्सपेक्टेशंस सपोज़ कम बने। तो मैं ये कहूँगा कि स्टे इन्वेस्टेड। अ, ये मार्केट ऐसा है जहाँ पे जब वो ऊपर चलता है तब आप हमेशा यही सोचते हो काश मैंने इन्वेस्ट किया होता, और जब नीचे चलता है तो आपको ऐसा लगता है अरे इतना क्यों इन्वेस्ट कर लिया मैंने। बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी हैं जो बताती हैं कि अगर आप इन्वेस्टेड ना रहो और मार्केट में अपमूव आ जाए और आप वो क्रूशियल फ्यू डेज़ अगर आप मिस कर दो, तो आपकी कंपाउंडिंग जो है वो हाफ से भी कम हो जाती है, जो आपको कंपाउंडिंग चलती है। तो स्टे इन्वेस्टेड, कंटिन्यू ऑन योर एसआईपी, और जो आपके जो एसेट एलोकेशन प्लान है उसमें कंटिन्यू करें। मार्केट से घबरा के कभी रिडेम्पशन या वैसे फ़ियर में एक्ट ना करें, फंडामेंटल्स पे फ़ोकस करें। अमेजिंग। दिस इज़ गोल्ड माइन ऑफ नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करके। डिडन्ट रियलाइज़ हाउ वी स्पेंट 1 hour 45 minutes टॉकिंग वाओ! अबाउट मार्केट्स एंड बिहेवियरल फाइनेंस। थैंक यू सो मच वन्स अगेन एंड दिस वाज़ वेरी इंसाइटफुल। बहुत नई चीज़ें सीखने मिली। मुझे मेरे सीएफए के डेज़ याद आ गए। वहाँ पर एक बिहेवियरल फाइनेंस का चैप्टर था, लेवल 1 में, तो वो मेरे को पूरे दिन याद आ गए एंड बहुत ही नॉस्टैल्जिक भी फील कर रहा हूँ। बट थैंक यू सो मच वन्स अगेन एंड विश यू ऑल द बेस्ट। विश यू ऑल द बेस्ट टू। आई थॉरली एन्जॉयड, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये कन्वर्सेशन करना, एंड आपने इतनी स्टडी करके इतने अच्छे क्वेरीज़ और इतने रेलेवेंट क्वेश्चन्स बनाए थे। कुशल, वेरी इम्प्रेस्ड। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस। थैंक यू सो मच सर, मीन्स अ लॉट कमिंग फ्रॉम अ वेटरन लाइक यू। बहुत ही अच्छा लगा एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए, हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट स्ट्रीम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड keep sharing all our episodes with your friends and keep giving us feedback so that we can improve and come up with better quality content.